हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडी आज ही स्टार्ट करनी है और आज ही ख़त्म करनी है। इस पे कोई अगला दिन नहीं होगा। पहले केस स्टडी के हिंट समझ लो बेटा और लिखना शुरू कर दो, जिसने पहले कभी नहीं लिखे हुए। ठीक है जी, सामने देखना। लो जी बेटा, सामने देखना। 2 मिनट पहले इस बात को समझ लो बाबू। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से मेनली केस स्टडी आती है। प्राइवेटाइजेशन का जिक्र बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन के 2 बड़े इंपॉर्टेंट हिंट है बाबू। ये बात मैंने बैच के टाइम पर भी बोली थी। ग्लोबलाइजेशन से आपने ओपन अप करी थी इकॉनमी, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन अगर बेटा आपको केस ये कहता है कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये बेटा आपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया था। ये कभी भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं होता। सिंप्लीफाइड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमेशा लिबरलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, याद रहेगी बात। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये ग्लोबलाइजेशन है। आपने अपने देश के बैरियर खोले थे बेटा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन बेटा अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसीजर को सिंपल करा, वो लिबरलाइजेशन की वजह से किया, ठीक है जी बाबू। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन की, ये हिंट बेटा मैंने कभी बिजनेस में नहीं पढ़ाया, लेकिन बेटा ये चर्चा हमने इको में की हुई है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए बेटा, कोटा और टैरिफ रिमूव किए थे बेटा, ये उसी की बात चल रही है। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, कोटा एंड टैरिफ्स बेटा ये खत्म किए थे सरकार ने ग्लोबलाइजेशन के बाद। जब आप WTO के मेंबर बन गए तो WTO की शर्त थी बेटा इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा अगर बात करूं MNCs की इंडियन मार्केट में एंट्री हो रही है, तो बेटा वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है, क्योंकि आप अपना देश को ओपन अप कर चुके हो। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ओपन अप द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। बेटा अगर कभी भी बोले MNCs आज की तारीख में इंडियन मार्केट में एंट्री कर रही हैं, तो बेटा वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही कर रही होती हैं। लेकिन बेटा साथ ही साथ ये बात बहुत आराम से समझना, अगर बेटा आपको कभी भी कहा जाता है ना कि FDI की लिमिट रिलैक्स कर दी गई, ठीक है ना, या बेटा जितने भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे FDI के ऊपर वो हटा दिए गए, या कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो जाए, हमेशा हिंट लिबरलाइजेशन होता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। इनिशियली जब टेलीकॉम सेक्टर को परमिशन दी गई ना इंडिया में, टेलीकॉम सेक्टर जब इंडिया में परमिशन दी गई कि फॉरेन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इंडियन मार्केट में आ सकती हैं, तो बेटा जब ये इंडियन मार्केट में आ सकती हैं, तो इंडियन मार्केट में आ तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही सकती हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है तभी ये इंडियन मार्केट में आ सकती हैं। लेकिन बेटा इनिशियली ये लिमिट सिर्फ 25% थी कि अगर आप इंडिया में आओगे और कोई कंपनी सेटअप करते हो, उसके शेयर आपके पास 25% से ज़्यादा नहीं हो सकते। आपको फॉरेन की कंपनी, आपको इंडियन कंपनी को 75% शेयर देने पड़ेंगे, उसके साथ टाई अप करना पड़ेगा। जैसे कि टाटा डोकोमो इंडियन मार्केट में आई जरूर बेटा, लेकिन बेटा आई MNC की आई बेटा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लेकिन बेटा इनिशियली उसका शेयर भी 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। टाटा डोकोमो में उसका शेयर 25% ही हो सकता था, टाटा का 75 हो सकता था।
लेकिन बेटा बाद में अगर आपने इस लिमिट को रिलैक्स करके 51% करा और बाद में इस लिमिट को रिलैक्स करके आपने 100% करा, तो ये आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो बेटा कहीं ना कहीं कि आप चाहते हो बिजनेस ग्रो हो, मैं बिजनेस के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाऊं जिसकी वजह से वो ग्रो ना हो पाए। ये बेटा लिबरलाइजेशन की वजह से हो पा रहा है। यानी कि एमएनसीज की एंट्री होती है हमेशा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लेकिन एफडीआई लिमिट को कभी भी रिलैक्स करने की बात करे तो वो बेटा लिबरलाइजेशन की वजह से होता है। याद रहेंगे बेटा ये चारों हिंट, दो लिबरलाइजेशन के, दो ग्लोबलाइजेशन के। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, स्लेप्ट पे हिंट लिखते हैं। ये मैं रब कर रहा हूं बेटा, स्लेप्ट के हिंट लिखवा रहा हूं मैं। लिख लिए, नोट डाउन कर लिए ना सबने? अच्छा कर लो बेटा फटाफट से, मैं इतने स्लेप्ट के हिंट लिखता हूं बेटा, जल्दी जल्दी से लिखना बेटा। लिमिट ऑफ एफडीआई आर रिलैक्स्ड। मैंने पिछली बार से ज्यादा ही लिखा है कुछ बेटा। बेटा इतना ना बोलने पे जोर मत दो, लिखने पे ज्यादा जोर दे दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 मिनट में रब करूंगा।
लो जी बच्चों, एक बार फटाफट से हिंट पे डिस्कशन कर दो, फिर बढ़ते हैं आगे। मेरी तरफ देखना बेटा, मैंने सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिखकर रब कर दिया। एक बार जल्दी से डिस्कशन कर देता हूँ, मेरे साथ साथ आप सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे जो 4 वर्ड याद कराए, सबसे पहले तो वही लिखे मैंने, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। इन चारों पे हमने एग्जाम्पल भी पढ़े, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कुछ और हिंट भी हैं, वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हो नहीं सकती। मैंने आपको ये बताया था बेटा, जितना कुछ आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, जितनी टर्म इकोनॉमिक्स की पढ़ते हो आप, लगभग सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाती है। जैसे कि बेटा कभी केस स्टडी कहे इनकम इज राइजिंग, तो ये एक और हिंट होता है बेटा। कभी शेयर मार्केट की बात करें, किसी शेयर की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, ये सब शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म है, हमेशा आंसर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, ठीक है जी। फिर रही बात सोशल एनवायरनमेंट की, बेटा बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं, कस्टम और ट्रेडिशन कर चुके हैं बेटा। और भी किसी तरीके से कोई सोशल ट्रेंड शो होता हो बेटा, बात चल रही हो क्वालिटी ऑफ लाइफ की, कि आज की तारीख में कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहा है बेटा, या उसकी हेल्थ डेटोरिएट हो रही है, ये सब हिंट बेटा सोशल एनवायरनमेंट के होते हैं। दिखा रहे हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, कंज्यूमर कॉन्शियस हो रहा है तो वो दिखा रहा है, कंज्यूमर की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो वो दिखा रहा है। तो बेटा ये सब हिंट सोशल एनवायरनमेंट के होते हैं। इसके अलावा मैंने एक वर्ड लिखवाया है वुमेन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल मैं बैच के टाइम पर दे चुका हूँ बेटा, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन बढ़ रही हैं, बोल चुका हूँ ना बेटा ये बात। तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट का ही हिंट होता है, क्लियर। बढ़े आगे बेटा, 3 बातें आपके सामने और लिखी गई हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन, ये बैच में डिस्कस किया है। कभी वर्ड आ जाए न्यू वेज, न्यू टेक्निक, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन करते हैं बेटा इनोवेशन की तरफ। तो न्यू वेज, न्यू टेक्निक, ऑनलाइन लिंक, वेबसाइट का कल मैंने जाते जाते बोला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा बार आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए। तो बेटा ये 6 बातें हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। बात कर लो बेटा पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल में बेटा ये कुछ वर्ड दिखाई देते हैं आपको, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सिर्फ वर्ड आएगा स्टेट। बेटा स्टेट वर्ड आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी ये बात करिए, ये वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट करता हुआ होता है। खाली वर्ड आ जाए स्टेट, खाली वर्ड आ जाए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आ जाए, सेंटर गवर्नमेंट आ जाए, या बेटा प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा ऐसा अनाउंस कर दिया, ये सब बेटा हिंट होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, ठीक है ना, कि रूलिंग पार्टी का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द बिजनेस। और बेटा लीगल एनवायरनमेंट यानी कि लॉ, बेटा कोर्ट ने कुछ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया, कोई एक्ट बना दिया, कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया, आरबीआई ने कुछ कह दिया बेटा, या बाबू लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है आपको किसी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड, ये सब बेटा हिंट होते हैं लीगल एनवायरनमेंट के। हिंट याद रखना, क्योंकि ये आपको केस स्टडी बेटा पढ़ने भी नहीं देंगे, ये सबसे जल्दी केस स्टडी सॉल्व कराएंगे आपकी, ठीक है ना। इस चैप्टर में हिंट सब कुछ है। हाँ, कैबिनेट और पार्लियामेंट भी वर्ड यहाँ पर है बेटा। कैबिनेट या पार्लियामेंट, इंडिया में बेटा लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, तो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। या कभी कहे बेटा कैबिनेट ने ऐसा कुछ करा, बेटा पार्लियामेंट में से ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अगर उन्होंने कुछ करा तो वो भी बेटा लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट बनेगा, ठीक है जी। बेटा करते हैं स्टार्ट केस स्टडी विदाउट एनी फर्दर डिले। निकाल लो जरा एपीसी हैं, कितना रटेगा, कितना रटेगा। चलो जी सर, देखो ये कभी भी ना, मैं बोलता हूँ इतने सारे हिंट के बाद भी ना कभी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकता इंसान आपको, ठीक है ना। ये रटने के लिए तो ठीक है यार, जितना समझ आ जाए उतना ज़्यादा बेटर नहीं होता। चलो जी बेटा, मैं पेज नंबर 61 पर हूँ, एपीसी से केस स्टडी पढ़ रहे हैं बेटा, बैक टू बैक 16 से 17 केस स्टडी आज करके जाएंगे बेटा, ठीक है जी। चलो पहले केस स्टडी नंबर 1, और बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट। बाबू आप एक बार देख लेना आपकी बुक में पहली केस स्टडी कौन सी है, महिंद्रा एग्रो लिमिटेड, ये केस स्टडी है, ठीक है जी। चलो जी थर्ड, न्यू बुक में बेटा केस स्टडी नंबर 3 होगी, ग्रीन कवर वाली बुक में, आप में नहीं, अभी 2-3 छोड़ के होंगी।
बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन अबव पैरा। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 डायमेंशन आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि बेटा स्लेप्ट में से आइडेंटिफाई करना है। पढ़ते चलो जी। Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of harmful and the chemical fertilizers free vegetable. They conducted a survey to find out consumer preferences for such vegetable. बेटा कोई कंपनी है वो क्या चाह रही है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर से फ्री वेजिटेबल को बांटे, और वो देखना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर कितनी प्रेफरेंस रखता है बेटा इन वेजिटेबल के लिए। कहते हैं they found that most of the consumer were concerned about the harmful chemical being used in growing the vegetable. They found 90% of the household were searching for its alternative. बेटा कहता है उनका सर्वे बोलता है, क्या बोलता है बेटा सर्वे, कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर क्या चाहते हैं बेटा, केमिकल फ्री चीज मिले हमारे को खाने के लिए। लगभग 90% लोग ऐसी चीजों का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। सर ये सर्वे नहीं, ये सर्वे जो बोल रहा है बेटा कहीं ना कहीं ट्रेंड शो नहीं कर रहा, ये सोशल ट्रेंड ही तो है कि 90% लोग चाहते हैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना बेटा, केमिकल फ्री वेजिटेबल चाहिए 90% लोगों को। तो बेटा दिखाई नहीं दे रहा क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग कितना कंसर्न है बेटा, समझ आ रही है बेटा, ट्रेंड ही तो है ये कि 90% लोग केमिकल फ्री वेजिटेबल चाह रहे हैं। पढ़ते चलो जी। सोशल एनवायरनमेंट है, मुझे एक आंसर तो मिल चुका है बेटा। द कंपनी कॉन्टेक्टेड अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स बाय द फार्मर। They decided to train the farmer in new technology. बेटा क्या किसकी बात चल रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कुछ नहीं पढ़ना, खत्म हो गया बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। ए पार्ट कहता है बेटा आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिफॉर्म हाईलाइटेड इन अबव केस। बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म 3 थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और बी पार्ट quoting the line explain any 2 point of importance of business environment being highlighted in above case। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस भी बतानी है, ठीक है जी। 6 पढ़ी थी कल हमने बेटा, ठीक है ना। बेसिकली एडवांटेज तो बेटा ये स्कैनिंग की है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट की तो एडवांटेज है नहीं, पर चलो जो जो कह रहे हैं बेटा वो सुन लो, इनकी गलत गलत बातें। चलो जी कहता है बेटा इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइस, ये तो भगवान है, इन्होंने कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था, 2 साल पुरानी बुक है, इनको पता था पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, केवी मोटर्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार इन इंडिया। सो समझ में तो शायद आ गई होगी बेटा बात क्या चल रही है, मुझे तो पहली लाइन से बहुत कुछ समझ में आया बेटा। It enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। कहता है पेट्रोल का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, मिडिल क्लास बेटा परेशान है। केवी लिमिटेड ने क्या करा बेटा, मार्केट में स्मॉल कार की नीड को रिकॉग्नाइज किया। सर ऐसा ही मारुति उद्योग ने भी किया था, ठीक है ना, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है ना बेटा। चलो जी बढ़ते चलो। It created a product far superior than its competitor, not in terms of quality but also in terms of overall driving experience. It soon become the leader in small car market। बेटा इस लाइन से आप improvement in performance भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर याद है ना बेटा, पहली हेडिंग और 6th हेडिंग लगभग साथ पढ़ाई थी ना आपको, ठीक है ना बेटा। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहते हैं आप वर्ल्ड लीडर बन गए बेटा, ठीक है जी। कहता है बेटा एज द इंडियन गवर्नमेंट वाज एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर अभी लिखवाया था हिंट, कहाँ पे लिखवाया था, क्या हो गया, अभी लिखवाया था हिंट, कहाँ लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, लिबरलाइजेशन में लिखवाया था बेटा। अभी क्या हो गया, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या आपकी। मेरे को इकोनॉमिक रिफॉर्म भी तो आइडेंटिफाई करने हैं एडवांटेज के साथ साथ, ठीक है ना बेटा। बाबू लिबरलाइजेशन कहता है बेटा MNCs हैविंग अ बिग नेम इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट। MNCs इंडियन मार्केट में एंटर कर रही हैं बेटा। ये कहाँ लिखवाया था, अभी लिखवाया ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो दोनों मिल गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो मेरे को, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन रेयर ऑफ द रेयरली डिस्कस होता है बेटा, बस ध्यान रखना, आ तो कभी भी सकता है लेकिन मैं बोल रहा हूँ रेयर ऑफ द रेयरली डिस्कस होता है।
ठीक है जी, लिबरलाइजेशन मिल गया बेटा, ग्लोबलाइजेशन मिल गया, दो एडवांटेज भी मिल गई। लेकिन एक बार एक लाइन और पढ़ लो, कहता है केवी मोटर फर्दर एक्सपेंडेड इट्स सर्विस नेटवर्क एंड क्वालिटी creating an entry barrier for the competitor. It depicted its strength through various brand building activity. As a result, the market share of the KV motor is refusing to go down in spite of all major automakers as its competitor. बेटा मैंने पैराग्राफ ढंग से पढ़ा, एक बार आप भी दोबारा ढंग से पढ़ लेना, मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा है। बेटा फर्स्ट पैराग्राफ की जब लास्ट लाइन आई ना, तो ये कह रहे थे बेटा केवी मोटर्स लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, इंडिया में कार बना रहा है और वर्ल्ड लीडर भी बन चुका है। कहता है बेटा अब हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, एफडीआई को एनकरेज करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट में, और बहुत सारी एमएनसीज इंडियन मार्केट में एंटर कर रही हैं। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का तो हिंट था ही था। केस भी समझो बेटा, केवी लिमिटेड अकेला इंडिया में प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है। कहता है अब कॉम्पिटिटर की एंट्री हो रही है, एमएनसीज इंडियन मार्केट में एंटर हो रही हैं। कहता है लेकिन केवी लिमिटेड ने क्या करा, बहुत बढ़िया सर्विस नेटवर्क एस्टैब्लिश करा, बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर की एंट्री पे बैरियर लगा हुआ है। आ तो गए बेटा वो इंडियन मार्केट में, प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, केवी लिमिटेड इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है। सर आपको नहीं लगता ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसकी, वो कॉम्पिटिटर को टिकने ही नहीं दे रहा। कल यही तो बात बेटा मैं पिज़्ज़ा हट के लिए बोल रहा था, आपको पता लग गया जी पिज़्ज़ा हट बन रहा है, मेरे ही सामने बन रहा है, मेरे स्टोर के सामने ही बन रहा है, लेकिन आपने पॉलिसी कितनी बढ़िया चलाई कि उसे टिकने ही नहीं दिया। यही तो सेम काम केवी मोटर्स कर रहा है बेटा, सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा कर दिया, क्वालिटी इंप्रूव कर दी, और कॉम्पिटिटर आने के बाद भी बेटा उसका मार्केट शेयर नहीं गिर रहा। क्लियर है बात? तो बेटा मैंने 3 इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करी है। बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट केस। बाबू ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी से होना चाहिए। ए पार्ट, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ द कंसेप्ट डिस्कस्ड इन अबव पैरा। और बेटा बी पार्ट मुझसे बोलता है ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। बेटा पहले मुझे कंसेप्ट का नाम आइडेंटिफाई करना है, फिर कंसेप्ट का फीचर, और फिर कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस। ठीक है ना? आप चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको बेटा थोड़ा ईजी होगा, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस और फीचर नहीं है, बिजनेस एनवायरमेंट के ही है। ठीक है ना? वैसे ही केस स्टडी आएगी तो थोड़ी मुश्किल होगी बेटा, ठीक है ना? फिर दिमाग पूरा लगेगा। चलो पढ़ते चलो। कॉनार्क लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सिचुएटेड इन शिवपुरी, मध्य प्रदेश. It is earning a very low revenue in comparison to a competing electronic good manufacturing enterprise Nova Limited situated in the Mumbai. Both Konark Limited and Nova's operation are affected directly by the investor, customer, competitor and supplier, which are unique to their respective location. In addition to this, individual firms of this world are affected indirectly by the factor like money supply in the economy, composition of families and the technological changes etc. आपको कहा जाता है कंसेप्ट का नाम फीचर और बेटा इंपॉर्टेंस। मेरी तरफ देखना, इंपॉर्टेंस तो बेटा एनी 4 इंपॉर्टेंस है। तो बेटा पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कंसेप्ट बिजनेस एनवायरमेंट आइडेंटिफाई कर पाए बेटा? कहाँ से आइडेंटिफाई करा बेटा? थर्ड लाइन, बोथ कोनार्क एंड नोवाज ऑपरेशन आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, और बाद में उसने बताया इनडायरेक्टली भी इंपैक्टेड होता है। सर फीचर भी आइडेंटिफाई कर पाए होंगे, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। याद है मैंने इनके इम्पैक्ट को लिखा भी था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है ना बेटा? 4 इंपॉर्टेंस लिखनी है बिजनेस एनवायरमेंट की, वो लिखी जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है। चलो जी नेक्स्ट केस पे आते हैं बेटा। बाबू कंसेप्ट ये स्लैब पर ही बेस्ड है बेटा। नेक्स्ट केस में बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डिस्कस्ड अबव व्हिच ब्रॉट अबाउट द चेंज। बेटा एक बार ढंग से पढ़ लेना केस, पहले आप पढ़ रहे हैं फिर मैं बताऊंगा, पहले आपकी टर्न है, पढ़ो बेटा। हिंट रटने के साथ साथ ना थोड़ा पेशेंस क्वेश्चन पढ़ने में भी दिया करो। और हमेशा की मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास पेशेंस की बहुत कमी है, पेपर अटेम्प्ट करते हो बिना पेशेंस के। मैंने ना बड़े जोर देकर रिक्वायरमेंट पढ़ी, तुमने तब भी नहीं पढ़ी ढंग से। दोबारा पढ़ देता हूं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट डिस्कस्ड अबव, इतना क्वेश्चन नहीं है, डिस्कस्ड अबव व्हिच ब्रॉट अबाउट द चेंज।
बेटा वो डायमेंशन बताओ बिजनेस एनवायरमेंट की जिसकी वजह से ये चेंज आया। अब पहले यही देख लें भाई चेंज आया क्या है, फिर पता लग जाएगा बेटा किसकी वजह से आया। कहता है बेटा इट इज हार्टनिंग दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रोग्रेस सब्सटेंशियली विद निफ्टी 500 कंपनीज। Data show a significant increase in the women's participation in the top management of Indian companies from 5% few years ago to 13% now. Even companies which are not in Nifty 500 have undertaken drives to increase women participation across different areas of work. The government had also announced that it would support such companies. अब बेटा देखो, एक मेरी तरफ देखो फिर बताता हूँ। कहता है बेटा ये जो चेंज आया ना, केस आपने पढ़ा, आपको पता होना चाहिए चेंज क्या आया। कहता है जो ये चेंज आया ये किस डायमेंशन की वजह से चेंज आया। सब चेंज पता है क्या आया कि वुमेन का पार्टिसिपेशन 5 से 13% हो गया। चेंज ये आया और किसकी वजह से आया आपने सोचना है। एक तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा था कि निफ्टी 500 कंपनीज को ऐसा करना पड़ेगा, वुमेन को पार्टिसिपेशन ज्यादा देना पड़ेगा। निफ्टी 500 कंपनी क्या होती है सर, ज़्यादा घुसना मत डिटेल क्योंकि ना ये बहुत शेयर मार्केट के आगे की बात है, लेकिन मेरे को क्लियर जरूर करनी है आपको, तो समझ लो बेटा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में दो बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेटा बीएससी का इंडिकेटर है सेंसेक्स और बेटा एनएससी का इंडिकेटर है निफ्टी। यानी कि बेटा अगर निफ्टी अप होता है तो हम कहते हैं बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज बड़ी हुई है, और अगर निफ्टी डाउन होता है बेटा हम बोल देते हैं कि बेटा कि आज एनएससी कम हुई हुई है। ठीक है ना बेटा। जो शुरू की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 500 कंपनियां हैं उन्हें हम बोलते हैं निफ्टी 500। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मेजर बनाए हुए हैं, कुछ लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, कुछ लोग निफ्टी 100 बोलते हैं, कुछ निफ्टी 500 बोलते हैं। यानी कि शुरू की 50 कंपनियां तो निफ्टी 50, शुरू की बेटा 100 कंपनियां तो निफ्टी 100, शुरू की 250 कंपनियां तो निफ्टी 250, शुरू की 500। तो बेटा अब एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, उसने क्या बोला आराम से पढ़ा आपने कि ये चेंज आया क्यों, किस डायमेंशन की वजह से आया। चेंज क्या आया कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया बेटा, 5 से 13% हो गया। क्यों आया बेटा, एक तो लॉ पास कर दिया आपने। लॉ किसका पार्ट होता है, लीगल एनवायरमेंट। सर वर्ड लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा हुआ, ये तो क्लियर हुई बात। दूसरी बात लिखा हुआ है बेटा गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करेंगे बेटा जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। गवर्नमेंट एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट। तो आंसर तो दोनों ठीक है, बस आपको ये लग रहा था मैं सोशल एनवायरमेंट क्यों ना लिखूं, वुमेन पार्टिसिपेशन दिख गया, मुझे निफ्टी दिख गया, मैं क्यों ना लिखूं इकोनॉमिक एनवायरमेंट। पढ़ना आपने कुछ है नहीं, तभी मैं लिखना नहीं चाहता है चीजें। चलो जी बढ़ना बेटा आगे। बेटा ये केस आप ही करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेटलैब नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड केस के लिए बेटा बस मैं रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूं। इन द अबव पैरा 2 मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन डिस्कस्ड एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दीज कंसेप्ट। बेटा कहता है गवर्नमेंट पॉलिसी के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, वो आइडेंटिफाई करने हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में से 2 बातें कहते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करनी है, और बी पार्ट उनके कोई 3 इंपैक्ट आइडेंटिफाई करने। ठीक है जी सर, जल्दी से पढ़ना, पढ़ना आपने ही है, मैंने नहीं पढ़ना। मैटलैब वाली केस स्टडी है, जल्दी। चलो जी बेटा बीच में वर्ड आया था केस स्टडी के, सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर और रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रेस्ट्रिक्शन इन इंडिया। ठीक है ना, तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आइडेंटिफाई हुआ होगा। 6 केस स्टडी छोड़ दो, 7th पढ़ रहे हैं बेटा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन अबव केस। केस पढ़ते हैं बेटा, डायमेंशंस की बात है। विद द चेंजेस इन द कंजम्पशन हैबिट ऑफ द पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस। बेटा पहली लाइन सोशल एनवायरनमेंट है, मैंने ना हिंट में लिखा हुआ है चेंजेस इन द कंजम्पशन हैबिट। ठीक है ना, फिर भी सोच लो, मैं कहता हूं बेटा छोड़ दो हिंट को। कहता है लोगों की कंजम्पशन हैबिट बदल रही है, खाने का तरीका बदल रहा है, लोग स्वीट से चॉकलेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक पर्सन ने चॉकलेट का ही बिजनेस शुरू कर दिया। सर ट्रेंड नहीं शो कर रहा क्या, ट्रेंड की तो बात चल रही है।
सोशल एनवायरमेंट, आगे बढ़ो जी। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट एंड अट्रैक्टिव पैकेज एट रीजनेबल प्राइस। ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड अ वेबसाइट चोकोलव। होगी कहानी खत्म। वेबसाइट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन अबव केस। अब दोबारा से बेटा क्या डिस्कस कर रहे हैं? डायमेंशन ही। A recent rate cut in the interest on loan announced by the bank encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from SBI to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. पूरी पढ़ लो। He developed such a car and exhibited it in the science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded the first prize for his invention. बेटा केस हमने पढ़ लिया, मेरी तरफ देखना बेटा। सबसे पहली लाइन में सब कुछ है, सबसे पहली लाइन में सारे इंट है। A recent rate cut in the interest on loan। बेटा इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। इंटरेस्ट रेट कहाँ आता है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा बोलता है अमित ने एक ऐसी कार बनाई बेटा जो किस फ्यूल से चलेगी? जो गार्बेज से बनेगा। सर इनोवेशन नहीं दिखाई दे रहा इस चीज में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बढ़ो आगे बेटा। नेक्स्ट केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस। पढ़ते चलो जी। Accent Electronic Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its product to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic item. The company appointed retailer in India who had direct online link. चलो जी पढ़ें आगे बेटा। नेक्स्ट केस रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूं। ए बी सी 3 क्वेश्चन है। सी वैल्यूज पढ़ना नहीं। बी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी रुक जाओ यार, जिसने रिवाइज नहीं करा वो नहीं कर पाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप बस एक क्वेश्चन कर दो। स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। करना आपने, मैं हिंट दे दूंगा आपको बाद में, जल्दी से करना बेटा। केस पढ़ लिया होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन की बात हो रही है, एज वेल एज कहीं ना कहीं डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ की बात भी हो रही है। तो बेटा कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ट्रेंड शो कर रही हैं कि वर्किंग वुमेन बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से बेटा आउटसाइड फूड के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं बेटा सारी सोसाइटी की हेल्थ बिगड़ रही है। ठीक है जी, दोनों चीजें ट्रेंड है बेटा। सोशल एनवायरमेंट। नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट वन। आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा विच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट। पहला क्वेश्चन ठीक लिखा भाई। सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग मतलब स्कैनिंग बिजनेस एनवायरमेंट। स्कैन करना, रीड करना, अंडरस्टैंड करना, एक ही वर्ड है। ठीक है ना बेटा। तो बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस। वही चीज जो हमने पढ़ी है बेटा। कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA फ्रॉम USA, मिस्टर अजय केम टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ई-कॉम क्रिएशन लिमिटेड। बेटा एक पर्सन USA से MBA करके आया है इंडिया में और बेटा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। बिजनेस का नाम रखना चाहता है ई-कॉम क्रिएशन लिमिटेड। He launched a new product in the e-learning for senior secondary school students in a commerce stream which already had established market in UK, USA but not in India. बेटा शायद बता देना चाहिए था अब तक तो आपको। बेटा वो क्या कह रहा है? कहता है वो एक बेटा ई-लर्निंग मॉड्यूल लेकर आया कॉमर्स स्ट्रीम में सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, 11-12 कॉमर्स के लिए बेटा क्या लेकर आया? एक ई लर्निंग मॉड्यूल लेकर आया बेटा। कहता है जिसकी एस्टैब्लिश्ड मार्केट यूके और यूएसए में तो है, इंडिया में इस चीज की कोई मार्केट नहीं है बेटा। बाबू इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहली बार ई लर्निंग मॉड्यूल लेकर आया बेटा। ठीक है ना सर। आज की तारीख में पता है, ये तो 2 साल पुरानी केस स्टडी है, आज की तारीख में ई लर्निंग के क्या हाल है? कम से कम बेटा अगर मैं बोलता हूं 2 साल पहले बेटा फेस टू फेस क्लासेस का मार्केट शेयर 100% था, ई लर्निंग का 0। जैसे ही कोविड आया कम से कम ई लर्निंग ने 20% मार्केट शेयर तो खा ही लिया है। फेस टू फेस क्लासेस का शेयर अब 80% है। स्लोली एंड स्लोली और 5 साल दे दो फिर करेंगे बात।
आपके शहर में चल रही होगी, बड़े शहर में नहीं चल रही होगी किसी भी क्लास, फेस टू फेस नहीं चल रही होगी, पक्का बता रहा हूं। इतना शेयर लेके जाएगी ई लर्निंग। चलो खैर, ये आपको बात समझ आई, ठीक है ना। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की कोशिश हो रही है। कहता है हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लोरिशिंग इन इंडिया, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ही तो है, ठीक है ना। पहली हेडिंग और सिक्स्थ हेडिंग लिंक्ड है बेटा। अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा रहे हो, खाली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव थोड़ी होगी बेटा। कहाँ वर्ल्ड लीडर भी बना सकता है आपको, कह रहा उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगी, फ्लोरिशिंग कर रही है बेटा इंडिया में। और बेटा लास्ट लाइन, एज अ रिजल्ट more Indian company entered into the market with other subjects also। बेटा ये क्या है, कह रहा और बड़े सारे कॉम्पिटिटर आगे जो दूसरे सब्जेक्ट ले आए। आप कॉमर्स लाए थे, वो साइंस ले आए, कोई ह्यूमैनिटीज ले आया। सर आ तो गए आपके कॉम्पिटिटर, थ्रेट शुरू हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट एंड सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। क्लियर। चलो जी बढ़ो बेटा आगे। अब 4 केस स्टडी लगभग एक जैसी हैं बेटा, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 3 बेटा, अगली 4 केस स्टडी में डायमेंशन ही डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है, पढ़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी से। एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। सर कहां आता है सुप्रीम कोर्ट, लीगल एनवायरमेंट दिखाई दे रहा है। एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टोबैको within the area of 200 meter of all educational institution। ये तो मैं एग्जाम्पल भी देकर रटा था बेटा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया। दोनों बातें हैं। माधव बोल रहा था शायद मेरे को उस दिन, तो मैंने कहा था बेटा इसमें लीगल भी आ जाएगा और पॉलिटिकल दोनों आ जाएगा। आप कल या परसों की बात है, तो नहीं पूछा था शायद मेरे ख्याल। बेटा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। दोनों बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है और गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी है। आगे बढ़ते चलो। इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। ट्रेंड शो कर रहा है, पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस एंड बेटा कॉन्शियस टुवर्ड्स फिटनेस। कहीं ना कहीं ट्रेंड ही तो है बेटा, सोशल एनवायरमेंट। नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं बेटा। The court passed an order to ban polythene bags। बेटा court passed an order, court कहाँ आती है, legal environment। कहते हैं these bags create many environmental problem which affect the life of the people। social environment ये भी social ही है बेटा। अगली लाइन भी, society at large is more concerned about the quality of life, ये भी social ही है। अगली लाइन, the government decided to give subsidy to jute bag in order to promote this business। ये सर गवर्नमेंट का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है बेटा। गवर्नमेंट क्या कह रही है, जूट बैग प्रोड्यूस करोगे तो मैं सब्सिडी दे दूंगी बेटा। एटीट्यूड दिखाई दे रहा है ना, वो तो खुद चाहती है पॉलिथीन खत्म हो जाए बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन, इनोवेटिव टेक्निक आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग। इनोवेटिव टेक्निक, इनोवेशन कहाँ आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। इनकम आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। इकोनॉमिक, इनकम आर राइजिंग। मैंने अभी बोला भी था शायद इकोनॉमिक एनवायरमेंट से पहले कि इनकम इज राइजिंग, ये वर्ड बड़ा हिंट है काम का, ठीक है जी। चलो जी बेटा नेक्स्ट केस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप पढ़ रहे हैं जल्दी से। जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2009, द BSE प्राइस इंडेक्स सेंसेक्स rose by 2100 point in a day। Identify the environmental factor which led to this rise। बेटा सुन लो, आपको बता देता हूँ, ये इन्होंने जान के ईयर चेंज कर दिया बेटा। ऐसा हुआ था इंडिया में 2014 में जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे ना बेटा, जैसे जैसे बेटा एक सीट का रिजल्ट आ रहा था बाबू, सेंसेक्स एक दिन में 2100 पॉइंट बढ़ा था, ठीक है ना। शेयर मार्केट एक ही दिन में 2100 पॉइंट बढ़ गई थी बेटा, ठीक है ना। अब एक बात सुन लो, उसने ये नहीं कहा बेटा कि डायमेंशन आइडेंटिफाई कर दो। सर डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी हो तो क्या आइडेंटिफाई करोगे बेटा, गवर्नमेंट का चेंज होना, पॉलिटिकल चेंज, और बेटा अगर मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। लेकिन बेटा सुन लो, उसने पता है क्या पूछा आपसे, ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसकी वजह से इतना बड़ा राइज हुआ, इतनी बड़ी शेयर मार्केट में राइज हुआ, यानी कि बस इस फैक्टर की वजह से, यानी कि बेटा आंसर इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट।
बस केस ढंग से पढ़ लेना, थोड़ा शांति बरत लेना, ठीक है जी। बाबू आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल बेटा केस स्टडी इससे नहीं होगी, अब अरिहंत से होगी। बहुत सारे हिंट है, मैंने पहले बहुत बार करा दिए केस स्टडी यहाँ से, अब अरिहंत से करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।